अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, अभी आज ही वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मियां वाली का विज़िट किया है और उन्होंने वहां पे जो आवाम से ख़िताब किया इज्तिमा से, उन्होंने जिस तरह से बार बार वो फोकस करते भी हैं कि वो इलाके जो पसमानदा है उनकी तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा है और हम ये चाहते हैं कि मियां वाली हो या दीगर जो भी इलाके हों, बलूचिस्तान में हो, यानी जहाँ भी पाकिस्तान में पसमानदा एरियाज़ हमें नज़र आए, हमें उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से उन्होंने आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका आगाज़ भी किया है, उनका इफ्तिताह किया गया और इसके साथ ही साथ उन्होंने तालीम के हवाले से भी बात की कि हमारा फोकस जो है हमारी हुकूमत का वो ख़ास तौर पर तालीम पर भी है कि जब लोग पढ़े लिखे होंगे, हमारे नौजवान ख़ास तौर पर, तो वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से एक महज़ब मुआशरा जो है उसको तश्कील दे सकते हैं। और इससे पहले जो है इतना काम नहीं किया गया सेहत और तालीम के हवाले से, तो हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करें। स्कूल्स का आगाज़ किया जाए। नंबर यूनिवर्सिटी के हवाले से भी उन्होंने बात की कि ये भी इसका वो स्टैंडर्ड होगा कि लोग यहाँ पर दूसरे मुल्क के हिस्सों से आकर तालीम हासिल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मार्च तक पंजाब में हर ख़ानदान को सेहत कार्ड मिल जाएगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिया जा रहा है। सेहत कार्ड के हवाले से आप सब लोग जानते हैं कि इसमें 7 से 10 लाख बताया जा रहा है कि इतनी होगी कैपेसिटी कि एक ख़ानदान जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है और खुदा न खास्ता कोई बीमारी या कोई भी इस किस्म का मामला होता है तो आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। तकरीबन 10 लाख रुपए तक बताया जा रहा है। और इसके अलावा 62 लाख नौजवानों को उन्होंने कहा कि हम स्कॉलरशिप्स भी देने जा रहे हैं। एक और बात जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं और आज के जलसे में भी उन्होंने कहा कि हम NRO नहीं देंगे। हर एक से मुज़ाकरात हो सकते हैं, हर एक से बातचीत हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों से हम बात नहीं करेंगे जिन्होंने करप्शन की है और NRO किसी भी ऐसे शख्स को नहीं दिया जाएगा जो इस करप्शन में मुलविस हो। तो आगे मज़ीद किस तरह से हमारे जो एनालिस्ट हैं वो कैसे देख रहे हैं जो आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं साहब, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, वाया स्काइप इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुमायूं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं खान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं साहब, मैंने कुछ चीज़ों पे नज़र दौड़ाई है, बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज जो ऐलान किया उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फोकस में हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? तालीम और सेहत के हवाले से तो ख़ास तौर पर शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है फोकस कि उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पसमानदा इलाकों में भी जो नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जा रहा है ये भी बड़ी खुशाइन चीज़ है। मेरा ख्याल है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो है ना, आप 3 साल बाद देख लें PTI की गवर्नमेंट की, और ये फिर इनका मियाँ वाली में जाना आज का जो है वो भी बड़ा अहम इस सेंस में है कि मियाँ वाली उनका होम टाउन है। यहाँ पे जो है उन्होंने इससे पहले भी काफ़ी सारे जो है काम किए। जिस यूनिवर्सिटी का आप जिक्र कर रही थी, निमल यूनिवर्सिटी, जी। उसको भी जो है एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने वहाँ पे बनाई। प्राइम मिनिस्टर जो है इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का जो फोकस, पिछली अगर आप उनको देखें जब वो KP में थे तो तब उनका फोकस वहाँ पे सेहत के ऊपर था, सेहत कार्ड। इस वक्त KP में तमाम जो है वो सेहत कार्ड का जो है इजरा हो चुका है। अब पंजाब में जो है वो अगले 3 से 4 महीनों में जो है, मेरा ख्याल है कि ये इस गवर्नमेंट का एक वन ऑफ द मैसिव जो प्रोजेक्ट शायद किसी भी गवर्नमेंट का हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सेहत की सहूलियात फराम करनी, जिसमें तकरीबन 10 लाख तक की लिमिट होगी। हर वो बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो सेहत एक इतना बड़ा इशू है क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसमें इस चीज़ का प्रोविज़न जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से रही है, लेकिन पहले एक स्टेट इसको प्रोवाइड नहीं कर सकी। जी। तो अब अगर KP में मौजूद है, पंजाब में हो गया है, बलूचिस्तान और सिंध ने भी इसको जो है रेप्लिकेट करने का फैसला किया है, तो मेरा ख्याल है ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जो आज उन्होंने अनाउंसमेंट भी की और इससे करते रहे। दूसरा जो है तालीम के जो है प्राइम मिनिस्टर का फोकस रहा बड़ा। यूनिवर्सिटी उन्होंने खुद इसका जो है वो, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो अपनी प्राइवेट कोशिशों से ये वो उन्होंने किया, जिस तरह उन्होंने शौकत खानम का बनाने में जो है बड़ी अहम किरदार अदा किया था। इस सिलसिले में अब जब वो गवर्नमेंट में आ गए हैं तो अब उनका फोकस पर्टिकुलरली जो है ना स्पेशल सेकेंडरी और जो है हायर एजुकेशन दोनों की तरफ बहुत ज़्यादा है। जी। तो उस सिलसिले में भी मेरा ख्याल है कि उसी की तरफ एक डायरेक्शन है। और अब अगर आप इसको देखें तो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें बहुत हद तक जो है ना तालीम का बड़ा फुकदान रहा है शुरू से ही। ना सिर्फ क्योंकि बड़े शहरों में तो शायद यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन छोटे शहरों में यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। आप इसको पिछले 2-3 सालों में देखें तो इस वक्त पंजाब के तकरीबन जो बड़े तमाम डिवीज़न हैं और डिविजनल हेडक्वार्टर्स से जो उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हो चुके हैं, उनमें भी यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं। जी। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का एक बड़ा ही खुशाइन वो इकदाम है। और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने फिर
एज यूजुअल मैं इसलिए कहूँगा कि वो अपनी तकरीर जब से वो आए बड़ा उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने बताया हो कि वो करप्शन के खिलाफ जो है अपनी मुहिम जारी रखेंगे। ठीक है हुमायूं साहब, एक हम एनआरओ की जब बात होती है तो अपोजिशन की तरफ से भी बड़ी बातें होती हैं कि हम तो आपसे एनआरओ नहीं मांग रहे हैं। बार बार उनकी इस बात को जो है वो आगे से निगेट करने की कोशिश की जाती है, डिनाई करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जाहिर है पसे पर्दा मामलात जो हैं वो कुछ और हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज भी बड़े वाज़ेह तौर पर लोगों को बताया है कि हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, किसी को भी हम मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं अगर मामलात हमने बेहतर करने हैं या कुछ चीज़ों पे निगोशिएशन की ज़रूरत होती है, लेकिन करप्शन एक वाहिद मामला है कि जिस पर हम इन लोगों को नहीं ला सकते। महज़ब मुआशरे में हमेशा करप्ट लोगों को जेलों के अंदर धकेला जाता है, ना कि उनको एनआरओ दिया जाता है। आज भी हमें वही अज़्म नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, वो बल्कि मैं यही कह रहा हूँ कि जब से वो इस हुकूमत में आए हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तब से उन्होंने बिला तातुल जो है वो अपनी हर उस तकरीर में इस चीज़ का जिक्र किया जी। और इस स्टांस पे वो जारी रहे। और बल्कि लफ्ज़ भी जो उन्होंने यूज़ किया कि महज़ब माशरों में चोरों से डील नहीं हो सकती। तो चोरी से मुराद यही है कि जो करप्शन करके कौम का पैसा जो है वो जो सर्व कर लेता है या ले लेता है, चोरी कर लेता है। और उसमें जो आपका सवाल था कि अपोजिशन ने अभी तक जो है हर मौके पे इसको डिनाई किया, तो मेरा ख्याल है जब ये पिछली अगर आप एनआरओज की हिस्ट्री देखें तो उसमें भी होता यही रहा है कि कोई खुल के कभी नहीं कहता था कि मेरे साथ कोई डील हो रही है। उसमें कानून साजी इस किस्म की हो जाती थी जिसमें नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंसेस आ गए, जिसमें जो है वो उनको नैब के थ्रू या जो एहतसाब ब्यूरोज थे उनके थ्रू या जो एंटी करप्शन के मुख्तलिफ इदारे हैं उनके थ्रू उनको छूट दी जाती रही। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी उस चीज़ का दोबारा इजहार किया कि अब चूंकि तकरीबन 2 साल के करीब अरसा रह गया है हुकूमत का, वो उस स्टांस को कंटिन्यू कर रहे हैं कि उनके साथ कोई भी बात कर सकता है, लेकिन जो जिसने करप्शन की है उसके खिलाफ जो है वो अपना जो है वो महाज जारी रखेंगे। तो मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी बात है। अपने जो लीडर है या प्राइम मिनिस्टर है या गवर्नमेंट है उससे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किसी को भी इसके ऊपर जो है ढील नहीं देनी चाहिए और ठीक जो है, लूटा हुआ पैसा है वो वापस आना चाहिए। ठीक है। हुमायूं साहब, आज अभी कुछ देर पहले ही जैसे हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से, हेल्थ कार्ड की हमने बात की है। आज मैं सईद गनी साहब को सुन रही थी, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, उनकी तरफ से एक क्रिटिसिज्म ये सामने आ रहा था कि आप एक ख़ानदान में अगर ज़्यादा लोग हैं और 10 लाख रुपया एक बंदे पे खर्च हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बड़ी उसको बीमारी है, तो बाकी ख़ानदान के लोग कहाँ जाएँ? यानी हमने तो काम करना नहीं, जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी आपने ज़रूर तनकीद करनी है। और दूसरा ये कि इससे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। हालांकि गवर्नमेंट का एक हमें वाज़ेह तौर पर स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर हम चल रहे हैं, चाहे हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की। वज़ीर आज़म साहब खुद भी बारहा कह चुके हैं कि हम अस्पतालों का जाल बिछाना चाहते हैं ताकि लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात जो है वो फराहम की जा सके। इस क्रिटिसिज्म को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? मेरा ख्याल है जो सईद गनी साहब ने स्टेटमेंट दी है वो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ही उसको लिया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान इस वक्त जो है छठा या सातवां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। 220 मिलियन के करीब हमारी आबादी हो चुकी है। इस सेंसस के स्टेटिस्टिक्स को भी जो है आप कुछ साल होने को आए तो शायद आबादी और भी बढ़ चुकी हो। इसमें स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है थ्रू आउट, हम चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमने शायद सेहत के ऊपर हमेशा बड़ी कम तवज्जो दी है 70 साल जब से गुजरे हैं। और अस्पतालों की हालत जो प्राइवेट सरकारी अस्पताल हैं वो आपने देख ली है। तो मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट का जो एक डबल एज जो उन्होंने पॉलिसी की थी वो यही थी कि एक गरीब आदमी जो है वो जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जाता है या तहसील उस अस्पताल में जाता है तो वहाँ पे ना उसको दवाइयाँ मिलती हैं, ना बिजली होती है, ना डॉक्टर नहीं होता। तो उसके साथ प्रोविजन ये दे दी गई कि फौरी तौर पे उसको एक ऐसा कार्ड दिया गया जो कि 10 लाख रुपए तक वो अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी कर सके, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल बड़े अरसे से हमारी जो हेल्थ का जो फरसूदा निज़ाम था उसका एक बैकअप दे रहे थे। तो उसको फौरी सिरे से हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम स्टेट ने अपना जो गवर्नमेंट का अस्पताल है उनका निज़ाम बेहतर करना है, लेकिन उसको बेहतरी लाने में काफ़ी वक्त लग सकता है। तो इसलिए लोग उसका इंतजार नहीं करेंगे। इसलिए ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 10 लाख तक एक खानदान दे सकता है, इससे पहले तो 1 रुपया तक नहीं था उनके पास। हाँ, उस तरह ये कहना कि अगर एक बंदे के ऊपर ज्यादा पैसे चल रहे हैं, ये तो एक बड़ा ऑकवर्ड किस्म का एक वो एनालिसिस है। क्या पता कि किसी खानदान में इतनी बड़ी बीमारी ना आए, 10 खानदानों में ना आए। तो इस चीज पे बात मेरा ख्याल है इससे कता नजर सईद गनी साहब को ये चाहिए कि वो इस मॉडल को सिंध में भी रेप्लिकेट करने का सोचें कि सिंध की आवाम जो थर में बहुत सारे लोग जो हैं या बाकी रूरल सिंध के अंदर भी बहुत जो है हमने देखा है कि वहाँ पे सेहत की सहूलतों का फुकदान है, तो उधर तवज्जो दें। और मेरा ख्याल है दोनों गवर्नमेंट्स मिल के करें।
मैं तो इस पे हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और पीटीआई की गवर्नमेंट बजाय इसके कि ये देखें कि हम सियासत करें, बिल्कुल, वो फेडरल में इन हम ये मामलों और पे ये कम से कम प्रोविंशियल में। सियासत नहीं होनी चाहिए। वैसे ये एक अच्छी बात है, जब ग्रीन लाइन का आगाज़ हो गया तब उनको भी याद आ गया, वो भी ऑरेंज लाइन का जो है उस पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा हुमायूं साहब, एक और चीज़ है, उस पर अपनी राय दे दीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फरमाया कि जो महंगाई है, जिस पर बार-बार इस वक्त उंगलियां भी उठाई जा रही हैं, बात भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है कि महंगाई जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कोविड के बाद अब यही सिचुएशन है और अब 3 से 4 माह के अंदर अंदर जो है वो कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। इसको अगर हम रिलेट करें, जो पीडीएम मार्च में 23 मार्च की जो उन्होंने डेट दी है, जो एहतजाज करने जा रही है महंगाई पे, अगर तब तक कंट्रोल हो गई महंगाई तो फिर उसका फ्यूचर क्या है? मेरा ख्याल है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई इस वक्त बहुत ज्यादा अरूज पे है। जी। और उसकी रीजन जो गवर्नमेंट पिछले अरसे से दे रही है, वो ऑब्वियसली उसमें भी कोई वो उसमें भी दो राय नहीं हो सकती कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमीज ने सफर किया। प्रोडक्शन बंद हो गई, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, ऑयल की कीमतें कभी बढ़ती हैं कभी कम होती हैं, और उसके अलावा जो है ना हमारा अब पाकिस्तान तो उस मामले में और भी थोड़ी सी हमें बदनसीबी का सामना ये करना पड़ा कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक साइड पे इंडिया था जिसने हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया रखा, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान था जहाँ पे 20 साल की एक जंग थी। अब वो जैसी जंग खत्म हुई उसके बाद वहाँ पे और हालात ख़राब होना शुरू हो गया। जी। तो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर जो है उसने पाकिस्तानी अवाम को तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और महंगाई यकीनन बढ़ी है। ठीक अब है। गवर्नमेंट की ये जो अनाउंसमेंट है ये बड़ी खुशाइंद है कि आइंदा 3 से 4 माह में, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने भी ये कहा, उससे हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि जो 3-4 साल की पॉलिसीज थी, अगर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और वो हमने देखा भी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमारी इंपोर्ट्स में कमी आई, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी बेहतरी आई, बाहर से जो लोग पैसे भेज रहे थे उसमें भी बहुत सारी बेहतरी, और काफ़ी सारे इंडिकेटर्स थे जिसने बेहतरी दिखाई। तो ठीक है। गवर्नमेंट अगर 3-4 महीनों में इस पर काबू पाने में कामयाब हो जाती है, और ये बहुत बड़ा सवाल है इफ, तो उस पर तो यही होगा कि ऑपोजिशन का जो सबसे बड़ा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म है, फिर वो जो पीडीएम की जो 23 मार्च की वो है, उसका कोई जवाब बाकी नहीं ठीक रहेगा। है। ठीक हम दुआ कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अपने इस वादे पे पूरी उतरे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हम बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की है मियाँ वाली में, जो ऐलानात उन्होंने किए हैं, और ओवरऑल जो गवर्नमेंट का फोकस है, जो उनकी तरजीहात हैं। अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बहुत अहम इशू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। दूसरा जो अहम इशू जिसके हवाले से मैंने बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले, आज हम बात करेंगे ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। नादरा ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया है। कल जब ह्यूमन राइट्स डे ऑब्ज़र्व किया गया तो नादरा की तरफ से मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो है फ़ौरी तौर पर की जा रही है ख्वाजा सराओं की। इससे पहले आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाइल रजिस्ट्रेशन के हवाले से और शनाख्ती कार्ड बनवाने के हवाले से रहे हैं। अलमास बॉबी साहिबा इस सारे इशू को लेकर कोर्ट में भी गई थी, और तब जो कोर्ट की रूलिंग आई थी उसमें ये फैसला किया गया था कि इनकी रजिस्ट्रेशन हो, इनके शनाख्ती कार्ड बनाए जाएं, और जो दीगर तमाम तर सहूलियात हैं वो उनकी रसाई इन तक होनी चाहिए, चाहे वो सेहत के हवाले से हैं, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हैं। और उसमें भी नादरा ने लीड ली थी। लेकिन उस वक्त की अगर हम बात करें तो बड़े कम लोग थे जिनको रजिस्टर किया गया था, और तकरीबन 10,418 लोग जो हैं, ये छठी जब मरदमशुमारी हुई थी 2017 में, उसमें 10,418 ख्वाजा सरा जो है सिर्फ वो रजिस्टर्ड थे। और इसके अलावा अक्टूबर 2020 में जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिटेल्स आई थी उसमें ये बताया गया था कि वोटर्स के तौर पर 2,538 लोग सिर्फ रजिस्टर हुए हैं। उसके बाद की सारी सिचुएशन जो है 2009 से पहले के जो हालात थे उसमें तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ ये लोग फेस कर रहे थे कि इनको ये मालूम नहीं था कि हमने किस तरफ जाना है। तीसरा कॉलम ही नहीं होता था, या मेल का या फीमेल का तीसरा कोई कॉलम नहीं होता था जिसमें इनको रजिस्टर किया जा सके। ये एक बहुत अहम इशू था, और उसके बाद जो सारा सिलसिला आगे बढ़ता रहा वो साथ ही साथ हम उस पर भी बात करते रहेंगे। इस वक्त एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, अभी ये बताया जा रहा है कि कल ये जो मुहिम स्टार्ट की गई है उसके हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें भी अब मज़ीद लोगों को जो है रजिस्टर किया गया है। अभी नादरा की तरफ से जो डाटा आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि 5,626 ख्वाजा सरा जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, और ये मुहिम जो है पूरे मुल्क में नादरा की तरफ से जाएगी। ट्रेनिंग दी जाएगी उन लोगों को, फील्ड ऑफिसर्स को, जो इनके
आईडी कार्ड बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि वो सही तरीके से इनके साथ डील कर सकें। फिर अवेयरनेस की भी ये सारी कैंपेन जो है चलेगी, मुख्तलिफ इदारे मिलके, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री भी उसमें शामिल होगी। एक और बहुत अहम काम जो नादरा ने किया है और ये पहले से ये कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया है ख्वाजा सराओं को, उनको जॉब्स दी हैं उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस पे बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं रीमा आफ्ताब, रिप्रेजेंट कर रही हैं नादरा को, यहाँ पर डीजी हैं इंक्लूसिव रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। बहुत शुक्रिया रीमा साहिबा आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसके साथ ही हमें ज्वाइन कर रही हैं बेबो खान। बेबो खान ख्वाजा सरा हैं, ये हम इनसे समझेंगे कि क्या चैलेंजेस अभी भी इनको दरपेश हैं और अब जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसको ये किस तरह से देख रही हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक और गेस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं टेलीफोन लाइन पर, अलमास बॉबी साहिबा। जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इन सारे मसाइल को, इन इश्यूज़ को लेकर अलमास बॉबी साहिबा ही कोर्ट गई थी और उसके इन्हीं जब वो कोर्ट गई हैं तो उसके बाद ही ये सारी रूलिंग आई कोर्ट की और इस पर अमल दरामद शुरू हुआ। आप अगर मुझे इजाज़त दें तो अलमास बॉबी साहिबा से मैं थोड़ा सा आगाज़ कर लेती हूँ, उनसे समझ लेते हैं कि इस सारे मसले को वो कैसे देख रही थी, क्या उस वक्त उनका नज़रिया था कि जिसके बाद चैलेंजेस क्या थे। बल्कि अलमास बॉबी साहिबा, एक तो आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। मुझे ये बताइएगा कि जब आप गई थी कोर्ट, किस किस्म के चैलेंजेस थे जो आप लोगों को दरपेश थे और जिनकी वजह से आपने ये समझा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी शनाख्त होनी चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। सबसे पहले जितना पैनल बैठा हुआ है मेरा सलाम उनको। जी जी। और दूसरा आपने क्वेश्चन किया है कि उससे पहले देखें, जब से इंडिया पाकिस्तान हमारा अलहदा हुआ है तो कोई हमारी शनाख्त नहीं थी और मैं बड़ा फील करती थी। और 98 की बात है, एक न्यूज़पेपर भी मैंने वो खबर अपनी दी थी कि हमारी अपनी एक शनाख्त है, वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी। तो एक मर्द है, एक औरत है, तो बीच की जो मखलूक है वो किधर गई, उसकी अपनी शनाख्त किधर गई। दूसरे हमारे आईडी कार्ड्स बनते थे, उन पे जो तस्वीर लगी होती थी वो लगता था किसी औरत की है और नीचे लिखा होता था मर्द। तो बड़ी जगह पे प्रॉब्लम हमें हो जाती थी कि ये क्या। तो फिर 2009 में मैंने एक पिटीशन मूव की, असलम फाकी साहब वकील थे, एक पिटीशन मूव की इसी के बारे में, एक हमारे राइट्स के बारे में और दूसरा ये आईडी कार्ड के हवाले से। तो मलिक तारिक साहब जो आजकल दोबारा नादरा के चेयरमैन है, उनको चीफ जस्टिस मोहम्मद इफ्तिखार चौधरी साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि ये लोग हैं, ये मसला। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो खाना ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, एक मर्द का एक औरत का है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि डेटा बनाएं, आप खाना बनाएं इनके लिए। तो 2009 में मैं आई वाज पिटिशनर और 2011 में ये इशू होने शुरू हो गए आईडी कार्ड और हमें अपनी शनाख्त मिल गई। आज हमें जब शनाख्त अपनी मिल गई तो उसके बाद ये हुआ कि देख लें अब जॉब्स मिलनी शुरू हो गई जी, और सेहत कार्ड बनने शुरू हो गए, सारा कुछ होना शुरू हो गया और एनजीओ भी बननी शुरू हो गई। 100 कार्ड ख्वाजा सराओं की, उसमें उन्होंने बड़ा बेनिफिट उठाया जो कि ख्वाजा सरा नहीं थे। ठीक है। और उन्होंने एनजीओ भी बना ली और फंडिंग भी लेनी शुरू कर दी। मेरा 27 दिसंबर को कि 27 जनवरी को है उधर शरीयत कोर्ट में भी है, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि हमें फंड दिया जाए। पता नहीं कि फंड किधर लेके जाएंगे, हिसाब देना अगले जहान जाके, और बड़ा मुश्किल हो जाना है। ख्वाजा सराओं तक फंड पहुंचे ही ना, उन्हें ख्वाजा सराओं का पता भी नहीं होगा कि शरीयत अदालत में कोई हमारा केस भी लगा हुआ है। ये पता नहीं कौन लोग हैं उधर, चलो वो एक अलग टॉपिक है। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की थी उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी, बल्कि विरासत में हिस्सा देने के हवाले से मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मैं वापस आती हूँ, मैंने ही शूट आया था। जी जी, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। रीमा साहिबा को हम गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। रीमा आफ्ताब साहिबा, आप लोग तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो काम आप लोग कर रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त कैंपेन जिसका आगाज़ आप लोगों ने किया है। ज़रा मुझे इसके हवाले से बता दीजिएगा कि इस वक्त किस तरह से आप इसको आगे लेकर चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम लोगों की कर रहे हैं आप, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जा रही है, बल्कि वैन्स भी आप लोगों ने शुरू की हैं ताकि वो जाके रजिस्ट्रेट मोबाइल वैन। एक्चुअली इन्होंने तारिक मलिक साहब का जिक्र किया तो आई थिंक वी हैव कम अ फुल सर्कल। तो वो अब हमारे करंट चेयरमैन आजकल वही हैं, एंड इट कम्स फ्रॉम द टॉप, the leadership and awareness of the issues. So he recently launched हमारा जो campaign है
trans rights are human rights. Under this campaign हमने various initiatives लिए हैं. उनमें एक तो ये है कि campaign launch हुई है transgenders की persons की registration की. So we have 8 regions all over Pakistan. हमारे regional head offices हैं. एक बैक वक्त हर region में हमने रजिस्ट्रेशन कैंपेन चलाई, जैसे कि मुल्तान में ट्रांसजेंडर्स का जो पर्सन्स का स्कूल है वहाँ पे. यहाँ पे अभी 14 अक्टूबर को श्री मज़ारी साहिबा ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर जो था का इफ्तिताह किया था. वहाँ पे हमारी मोबाइल वैन्स जो थी वो डिप्लॉयड थी. उसके अलावा कल प्रोमिनेंट ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ इंटरेक्टिव सेशन था चेयरमैन नादरा का, तारिक मलिक साहब का. उसमें हमने cutting all the layers out and any bureaucracy and all, हमने डायरेक्ट उनकी मुलाकात करवाई, इंटरेक्टिव सेशन हुआ, उन्होंने अपने इश्यूज उनसे सवाल जवाब हुए एंड बिल्कुल एब्सोल्युटली and he answered all their questions and tried to satisfy them. Also he announced कि जो within Nadra हम उन्हें we were one of the first organizations, government organizations जिन्होंने उनको employment दी थी. और ये नहीं कि कहीं बैक पे नहीं, फ्रंट ऑफिसेज में हमारा जो कराची का है सेंटर, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन. तकरीबन कितने लोग काम कर रहे हैं नादरा में ट्रांसजेंडर? About 10 to 12. Okay. Yeah, but उसके other, not because that we are not, but qualification का होता है और वो उन्होंने लिखा है कि qualification के मुताबिक वो थोड़ा उसका बिल्कुल. और फिर उनके लिए कोटा सिस्टम के अलावा हमारा हाउसिंग अलाउंस और इस तरह की चीज़ें जो है हमने अनाउंस की हैं. फिर कल 13 तारीख को ऑन मंडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग अपने स्टाफ के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स के हवाले से उनको सेंसिटाइज करने के लिए हम ट्रेनिंग लॉन्च कर रहे हैं. तो और फिर नादरा के हर सेंटर में एक एक फोकल पर्सन होगा जो कि ट्रेंड होगा, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि देखें एक आपका ट्रांसजेंडर पर्सन्स का भी एक कल्चर है, एक उनके डायनामिक्स हैं, कुछ उनके इश्यूज हैं, एंड वी नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स दोस. तो ये बहुत ज़रूरी है. हमारे यहाँ जो सोसाइटी का बिहेवियर बदकिस्मती से हमेशा से रहा है, वो आप तमस्खर उड़ाते हैं, आप हंसी उड़ाते हैं, जो कि बहुत ही एक ट्रेजेडी है लोगों के लिए. एंड वी रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि हमारे एंड पे वी हैव सो मेनी एम्प्लॉयज, वी हैव सो मेनी सेंटर्स, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ हो जाता है, एंड वी आर एट आवर एंड इंश्योरिंग के फ्यूचर में ऐसे कम ही हो, एंड दे शुड ऑल बी सेंसिटिव पीपल हु अंडरस्टैंड द इश्यूज. तो वो पूरी एक ट्रेनिंग की सीरीज़ भी साथ होगी. फिर हमारी मीडिया कैंपेन चल रही है, उसका आपने रिजल्ट देखा कि कल बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुई. और उसके अलावा कुछ इनके आप लोगों के अपने भी इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स रजिस्टर्ड उस तरह, कई जो है रजिस्टर्ड है अंडर मेल एंड फीमेल, उनके रेगुलर ID कार्ड्स भी हैं, वो उनकी चॉइस है. लेकिन अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन एक छोटा सा सवाल है, ज़िमनी सा सवाल, कि जैसे इन्होंने अलबास बॉबी साहिबा ने भी इशारा किया कि कुछ लोग जो है वो खुद ही ट्रांसजेंडर बने हुए हैं, तो वो अगर ID कार्ड बनवाने के लिए आते हैं तो वो किस तरह से फिर आप लोग डिफरेंशिएट कोई चेक नहीं किया जाता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उनका. ये थोड़ा सा एक कैच कोई चेक नहीं किया जाता, सबके बनाए जा रहे हैं, जितने लड़कियां सब बनवा रहे हैं. बिल्कुल. देखें, आपका जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल है और उसके ऊपर जो रूल्स भी आए हैं, उसके हिसाब से नादरा का भी यही है कि जब एनी ट्रांसजेंडर पर्सन कम्स एंड सेज कि वो अपनी सेल्फ जिस तरह से अपने आप को परसीव करते हैं उसके हवाले से अगर वो कहते हैं कि जी आप हमें उस कैटेगरी X के अंडर आप मेल रजिस्टर करें या फीमेल, वी डू दैट. वी आर नॉट सपोज टू क्वेश्चन देम बिकॉज अ पर्सन माइट बी ड्रेस्ड, आप एज अ फीमेल वो हों लेकिन ड्रेस्ड हों, लेकिन अगर उनकी सेल्फ परसेप्शन एज अ मेल है, वी विल रजिस्टर. How can we question? Because we do not have the सी बात है, बिल्कुल लेनी है. बेबो की तरफ फिर मुझे जाना है, और जो चैलेंजेस जो मुश्किलात इस वक्त ये लोग फेस कर, हम चाहते हैं कि उसको मजीद समझने की कोशिश करें और ये लोग हमें एजुकेट करें ताकि मुस्तकबिल में उसके हवाले से कोई लाहे अमल जो है वो तैयार हो पाए. एक ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं.
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी बेबो खान की तरफ मुझे जाना है। बेबो, हमारे माशरे का एक बड़ा अलमिया है कि आप लोगों को देखकर, ख्वाजा सराओं को देखकर लोग आपसे इस तरह से डील करते हैं कि या तो हंसी मजाक का एक एलिमेंट उसमें नुमायाँ होता है, तमस्खर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये बिहेवियर कैसे आप लोगों को क्या फ़ील होता है जब लोग इस तरह से आपके साथ डील करते हैं? तो कैसे आप क्या समझती हैं कि लोगों को किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है ताकि उन्हें उस दर्द का एहसास हो, उन्हें महसूस हो कि किस अगर उनके साथ कोई ऐसे डील करे तो वो फिर क्या फ़ील करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये है कि आहिस्ता 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 करके ना आहिस्ता आहिस्ता आदत ही बन जाती है। एक दफ़ा बंदा इग्नोर करता है, 2 दफ़ा करता है। इवेंट्स के आप कहीं जा भी रहे हैं, गाड़ी में भी आप जा रहे हैं तो 1-2 देखेंगे, फिर कोई और देखेगा, कोई बात कर देगा, कोई टच कर देगा। बस इंसान वक्त के साथ साथ जो है उनको खुद भी सोचना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप आदी ना हो, बल्कि हमारा माशरा जो है वो अपना रवैया तब्दील करे। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे, कुछ लोग अच्छे भी हैं हमारे माशरे में, ये नहीं कि सब बुरे हैं। जहाँ अच्छे होते हैं तो वहाँ बुरे भी होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुती जो होती है वो हम लोग खुद भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं, मौका भी देते हैं, ठीक है। पहली बात, जैसे हम कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी कि ना देखने वाला भी हमें देखेगा। ये सबसे पहले तो हम अपने लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी ड्रेसिंग में थोड़ा सा जो है तब्दीली आनी चाहिए, ठीक है। जैसे हुकूमत में तब्दीली आई है तो इसी तरह, ताकि आपको ना जाहिर है कि आप लोगों से तवक्को करते हैं कि वो आपके साथ अच्छा रवैया रखें, तो वो फिर थोड़ा सा आप खुद भी अपने आप को थोड़ा सा जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि हमारी इज्जत करें और ना ही इतना ये बड़ी बात है कि आपने खुद इस गलती को तस्लीम किया है कि इसमें, क्योंकि अगर ड्रेस अच्छे होंगे, कहीं आना जाना होगा तो आप लोग को सामने वाला अनएडुकेटेड नहीं भी होंगे। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन ये है कि इंसान में सेंस होना चाहिए। आप जॉब भी मेरा ख्याल गालिबन कोई कर रही हैं या पहले जी, पहले मैं करती थी कुकिंग की, अभी मैंने छोड़ दी है जी। अभी वो लोग बाहर गए। मुझे ये बताइएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं आपके अंदर, आप एक्सपर्ट होते हैं, तो उस बिना पर अगर आप कहीं जाके जॉब डिमांड करें तो मेरा ख्याल है लोग कंसीडर करते हैं, बिल्कुल बजाय इसके कि आप मांगना शुरू कर दें या फिर कुछ और तरीकों से जो है वो अपना गुजारा करें। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि कोई काम बेहतर है। अभी वो तो मैं अभी भी कुकिंग कर रही हूँ एक घर में, कुकिंग कर रही हूँ, मुझे हो गया अभी 3रा साल है, क्योंकि जहाँ मैं पहले कर रही थी वो लोग चले गए हैं, वो आउट ऑफ कंट्री गए हैं। तो यानी आप अपना रोजगार यानी आप काम कर रही हैं, मिल जाता है। अगर ये होता है कि अगर कोई इवेंट्स मिल जाए, कोई फंक्शन मिल जाए तो फंक्शन में चली जाती हूँ। और आज भी मैं गई हुई थी रवात की तरफ, तो वहाँ पे भी मैं छोटा सा फंक्शन था, तो वहाँ से मैं करके सीधी फिर मैं इधर आई हूँ। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। अभी अलमास बॉबी साहिबा को हम शामिल कर लेते हैं। अलमास बॉबी साहिबा, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी 2009 की, उसमें एक तो आईडी कार्ड्स के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो कहा गया था, फिर वरासत के इश्यूज, जॉब्स के हवाले से, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हवाले से, यानी इसमें तो एक मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन एक लॉ हमें नज़र आता है। और फिर 2018 में पार्लियामेंट में भी जो एक एक्ट है वो पास किया गया था, उसमें भी जो है वो कंप्लीट प्रोटेक्शन की बात की गई थी कि आप लोग खुद अपना जेंडर भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि मेल या फीमेल, जो भी आप चाहते हैं, तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आईडी कार्ड्स वगैरह। कितना अमल हो पाया इस पर? जी, विरासत का भी मैंने ये पॉइंट उनको बताया था कि हमारे घर वाले अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो प्रॉपर्टी में से शेयर भी हमें दिया जाता, तो वो फिर उन्होंने कहा था कि सामने से इनको प्रॉपर्टी में से शेयर भी दिया जाए। तो चले उस वक्त ये भी होगा, सारा कुछ हो गया था। मेरी एक सिर्फ रिक्वेस्ट है नादरा से कि जो इन्होंने ये लॉ पास किया कि कोई भी मर्द अपने ज़हन से सोचे कि मैं ख्वाजा सरा हूँ तो उसका ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड बना दे। अगर दूसरे दिन उसका ज़हन चेंज हो जाए कि मेरा औरत का बना दे तो वो औरत का बना देंगे। ठीक है, अगर इसमें कैश नजर आता है, हो सकता है कि वक्त के साथ साथ ये उसको ज्यादा बेहतर कर लें, लेकिन ये कि कम से कम ये आज़ादी फराहम करते हैं, लोगों की आज़ादी पर जो है वो उस पर कदगन नहीं लगाई जाती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक बहुत अहम चीज है, वो मान रही है अलमास बॉबी साहिबा, आपने जो इशू रेज किया है उसको आई मेड अ मेंटल नोट ऑफ इट। ठीक है बेबो, आप मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए इस वक्त, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तालीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मैंने देखा मुल्तान में जो है वो एक स्कूल बनाया गया है, ओवरऑल भी हमें मीडिया में भी लोग नज़र आ रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, इवन कुछ चैनल्स पे तो पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि होस्ट भी कर रहे थे लोग प्रोग्राम, मॉडलिंग भी की जा रही थी, बहुत सारे लोग अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी चला रहे हैं, यानी बहुत सोच तब्दील हुई है लोगों की भी और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है।
वो तो सही है, लेकिन जैसे बाजी ने कहा कि अब सबका वो नहीं होता, जैसे आईडी कार्ड अल्लाह जिनकी दे बाजी अलवास बोबी को, क्योंकि इन्होंने इशू उठाया, बिल्कुल इन्होंने इशू उठाया और हमारे एक एक करके हमारे आईडी कार्ड बनना शुरू हो गए, ठीक है, और हमें पहचान मिली, क्योंकि औरत को पहचान मिलती थी, मर्द को मिलती थी, तो हमें नहीं था। तो अब जो है इन्होंने बहुत कोशिश कर करके तो इन्होंने हमें करवाया, तो इसीलिए ये उनके कहने का मकसद भी यही था कि आखिर पता तो होना चाहिए कि वहाँ पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही, शीमेल जा रहे हैं, नहीं जा रहे। बिल्कुल, दैट इज अ मॉनिटरिंग, वो तो एक मॉनिटरिंग इशू है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे। अभी आप देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो जैसे उधर चेंज आई है, वहाँ पे इस पे बहुत काम हो रहा है। हमारे नादरा में, मतलब नादरा इट्स माय ऑर्गेनाइजेशन, बट बियॉन्ड दैट इवन स्टिल आई वुड से कि हम खाली ऑपरेशंस के हवाले से नहीं, हम ग्लोबल इश्यूज की अवेयरनेस रखते हुए आपके और डिफरेंटली एबल्ड के इश्यूज पे काम कर रहे हैं, उनको रजिस्टर करना चाह रहे हैं ताकि आपको रिकग्निशन मिले। अनलेस यू नॉट रजिस्टर्ड, आप you cannot access your social, legal, political, economic rights. It's first step towards empowerment. And when organizations like NADRA and other government organizations, जब हम empowerment के हवाले से बात करते हैं, तो हम सिर्फ empowerment सिर्फ मर्द और ख़वातीन की नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर को उसमें इंक्लूड करें। इसीलिए जो मेरा डिपार्टमेंट है वो इंक्लूसिव रजिस्ट्रेशन कहलाता है। सही है। तो बिकॉज वी रिकग्नाइज के जो वर्नरेबल है उसमें भी सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज जो है वो आपकी कम्युनिटी हमारी। ठीक है, अच्छा, एहसास के हवाले से भी मैं ये देख रही थी कुछ चीज़ें कि अगर आपके आईडी कार्ड्स बन जाते हैं तो फिर आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत। आपको माहाना 2000 रुपया उसमें जो है वो वजीफ़ा भी दिया जाएगा। उसके अलावा स्कूल में जो वजीफ़े दिए जाते हैं, एहसास नशोनुमा प्रोग्राम है, एहसास इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, एहसास आमदन प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपके पास आईडी कार्ड होता है। यानी ये फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आईडी कार्ड बन जाता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये मिल सकती हैं। आप इससे फ़ायदा जिस तरह से दूसरे लोग उठा सकते हैं पाकिस्तान के शहरी, आप लोग भी इसमें उठा सकते हैं। तो अवेयरनेस के हवाले से मुझे बताइएगा, भी मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको मालूम नहीं होगा इस हवाले से, तो आप लोगों को पर्सनली इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन से हमारे हुकूक हैं जो स्टेट इस वक्त हमें दे रही है, हमने किस तरह से फ़ायदा उठाना है। जो हमारे लोग हैं उसमें से काफ़ी लोग जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे कि बाजी ने कहा कि हमारे अम्ब्रेले में जो है वो बाकी लोग भी एडजस्ट हो गए हैं, उनको जॉब मिल रही है, ठीक है, उनको जॉब वगैरह मिली है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारे ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं जितने भी हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत कम पढ़े, अगर जो पढ़े हुए हैं वो जॉब करना चाहते तो उनका ये कि मैट्रिक तक भी क्लियर नहीं होते, ठीक है, और कुछ पढ़े हुए हैं तो उनको मिलती नहीं है। तो बस यही इशू होता है, बस इस वजह से ज़्यादा जो इस वजह से ज़्यादा वो होते चार्जेस आते हैं। अच्छा, बिल्कुल, आप लोगों के इनहेरिटेंस के भी इश्यूज आते हैं। देखें, उसकी वजह से कई आप लोगों में से रजिस्टर भी तो नहीं होना चाहते ना। सो विद योर आप वो इसलिए नहीं होना चाहते जो कुछ थोड़ा बहुत जिनके वो है प्रॉपर्टी की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए। लेकिन अब जैसे बाजी ने भी कहा तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी कोई खतरा नहीं है अब जो है। अच्छा रीमा साहिबा, ये कुछ कंसल्टेशन सेशंस भी आप लोग जो है उसका आगाज़ करे जा रहे हैं, नादरा हेल्थ मिनिस्ट्री और बाकी इसमें जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। ज़रा मुझे ये बताइएगा ये किस किस्म के आप लोगों के सेशंस होंगे, इसमें कौन लोग होंगे? इनमें तो टू बिगिन विद हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी के हवाले से, फिर वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ जो कमेटी ह्यूमन राइट्स में है, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री की, वी आर पार्ट ऑफ इट। ECP में इस पे जो काम हो रहा है वी आर ऑन बोर्ड विद इट, और उनके साथ एंड सर्टन अदर NGOs जो इन इश्यूज़ पे काम कर रही हैं उनके साथ मिलके हम वेरियस शहरों में अपना इस अवेयरनेस का आगाज़ करने लगे हैं। और इसमें कंसल्टेटिव सेशंस जो हैं वो फॉर एग्जांपल अभी फेडरल पे हुए, इस तरह हमारे जो रीजनल हेड ऑफिसेज हैं वहाँ के जो हमारे हेड करें DGs, वो वहाँ के जो आपके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो हैं प्रोमिनेंट मेंबर्स, उनके साथ कंसल्टेटिव सेशंस करेंगे, दे लिसन टू योर इश्यूज और फिर अकॉर्डिंगली स्टेप्स विल बी टेकन।
ओके बेबो। और सबसे ज़्यादा ये भी कि हमारी MRVs डिप्लॉय हो, एंड हमारी कोशिश ये कि जहाँ आपके क्लस्टर्स हैं वहाँ पे हम डिप्लॉय करें, बिल्कुल, और इनकरेज किया जाए कि सेंटर्स पे भी आके आप अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करवाएं। वो बहुत ज़रूरी है। जाहिर है कि जब खुद एक विलिंगनेस नहीं होगी तो कैसे आप उस पर मजबूर कर सकते हैं। अब वक्त ख़त्म हो रहा है बेबो, आपकी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस या आप हमारे फोरम से कोई मैसेज देना चाहें? मेरा बस एक छोटा सा मैसेज, देखिए जैसे बाजी ने कहा कि पढ़े लिखा होना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब जिनकी जॉब नहीं है वो फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारी हुकूमत से भी यही है और वज़ीर आज़म साहब से भी कि जो फंक्शन कर रहे हैं उनको फंक्शन करने दें, ठीक है, क्योंकि अब जो नहीं पढ़ा लिखा ज़ाहिर है उसने क्या खाना है क्या पीना है, तो ज़ाहिर है वो कुछ मांगने जाते हैं तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, और फंक्शन पे जाएं तो वो बजाय कि भाई सौंड को उठा के ले जाए, हम लोग को भी साथ डाला, सबको डाला और बस सबको इकट्ठे पकड़ के ले गए, तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। और बस यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई जो फंक्शन कर रहे हैं तो ज़ाहिर वो फंक्शन करने दें, मांगने वालों को मांगने दें जो अपने मोहल्ले गलियों में जाते हैं। नंबर 2 कि अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको ज़्यादा बेहतर मौके अगर ज़्यादा बेहतर मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो जॉब्स करें, तो लोग पढ़े लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है तो फिर वो कैसे? आप जॉब कर रही हैं, आप एक एग्जांपल हैं, आपने एक मिसाल कायम की, इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं ये भी है काम कर रहे होते हैं। कुछ उस दिन मैं देख रही थी कि वहाँ से मैं जा रही थी जॉब पे, तो सुबह का टाइम था, तो वो बेचारी एक सड़क क्रॉस कर रही थी, तो उसको उसी दौरान ही वो 2 गाड़ी वाले बंदे आए और पकड़ के बिठा दिए कि ये जी मांग रही है। अभी आप देखें आपकी जो लॉयर बनी है जी, शी वाज एट आवर, और आप वो करने के वहां से इतना बेबो बहुत सारी मिसालें हैं बहुत हम दे सकते हैं कि लोग अब आगे आए हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं। पहले जो हालात थे इनकी अपनी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती थी, अभी भी बहुत जगह पर ये हालात होंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेबो खान, वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया जी रीमा आफ्ताब साहिबा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और नाज़रीन, बड़ा एक अहम इशू था, इसके हवाले से बात मास बॉबी साहिबा ने भी टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया था, उनके बड़े वो जेन्युइन से इशू थे जो कंसर्न वो शो कर रही थी। आई होप कि इस पर भी आगे जाके हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो काम करें और जो फेक लोग हैं उनको साइड पे करें और जो जेन्युइन लोग हैं उनका जो हक बनता है वो ज़रूर उनको दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी का जो बिहेवियर है, वो रवैया जो तब्दील होना चाहिए, उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।